हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना, आइडेंटिफिकेशन करके उसको नेमिंग देना, उसी को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बहुत जरूरी है कि ये अंडरस्टैंड करना कि जब हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को तो उनको हमको एक पर्टिकुलर नेम देना पड़ता है ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें उस नेम से। ओके, सो बेसिकली ऑर्गेनिज्म के दो टाइप के हमको नेम देखने मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट इज अ कॉमन नेम्स या फिर बोलते हैं वर्नाकुलर नेम्स, या फिर सेकेंड होता है साइंटिफिक नेम्स। तो दो ही तरीके से नेमिंग होती है स्टूडेंट्स। एक होता है कॉमन नेमिंग जो कि एक डोमेस्टिक प्लेस पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम से बुलाया जाता है, वो होता है कॉमन नेम। एंड जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो ऐसा नाम होता है जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए कॉमन यानी कि सेम नेम होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं वन बाय वन दोनों ही नोमेनक्लेचर को। द वेरी फर्स्ट इज अ कॉमन और वर्नाकुलर नेम्स। सो बहुत पहले से स्टूडेंट चला आ रहा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनको नेमिंग दी जाती थी बाय द मेन। स्टार्टिंग में वो एक पर्टिकुलर किसी भी नाम से उनको बुलाते थे। सो बेसिकली ये जो कॉमन नेम्स हैं जो उन एनिमल्स या प्लांट्स को बुलाया जाता है जिस नाम से, उसी को हम बोलते हैं लोकल नेम्स, क्योंकि वो लोकली उस प्लेस के लिए उस प्लांट्स या एनिमल्स के वो पर्टिकुलर नेम है। ओके, एंड ये जो नेम होता है आई मीन जो कॉमन नेम होते हैं ये डिनोट करते हैं उस एनिमल या फिर प्लांट्स के स्पेशल कैरेक्टर्स को। यानी कि स्टूडेंट्स इन प्लांट्स या एनिमल्स का जो नाम रखा गया है ये उनके कैरेक्टर्स के बेस पे दिया जाता था। ओके, सो इस तरीके से कॉमन नेम्स ही हमारे लोकल नेम्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो कॉमन नेम या फिर लोकल नेम होते हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट रीजन्स के लिए, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग नेम दिए जा सकते हैं। प्लेसेस और कंट्रीज यानी कि अलग अलग प्लेस पे अलग अलग कंट्रीज में इनका नाम अलग अलग कॉमन नेम या फिर वर्नाकुलर नेम हो सकता है। ओके, कभी कभी ये तक देखा जाता है कि अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनका इवन एक ही कॉमन नेम होता है, यानी कि अलग अलग प्लांट्स होने के बावजूद उनका नाम कॉमन होता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स कॉमन नेमिंग या फिर वर्नाकुलर नेमिंग की। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इवन उनको जाना जाता है अलग अलग लोकल नेम से या फिर अलग अलग प्लेसेस के बेस पे अलग अलग कंट्रीज में। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक ही ऑर्गेनिज्म है लेकिन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्लेसेस पे उनको अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत बड़ी डिफिकल्टी फेस होने लगी जब हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने गए। तो ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि एक ही पर्सन जो है वो सारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है। सो बेसिकली क्या होता है, अदर प्लेसेस की जो लैंग्वेज है उनके अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहे हैं, उसको नेमिंग क्या दे रहे हैं, उनका जो कॉमन नेम है वो क्या है, उसको अंडरस्टैंड कर पाना मुश्किल था। अब आप ही सोचिए, अगर मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं और एक पर्सन है जो तमिल जानता है, अगर वो एक प्लांट्स को कुछ और नाम से बुलाता है एंड अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ी उस प्लांट्स की, अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या आपके पास वो प्लांट है, तो क्या वो आपकी लैंग्वेज समझ पाएगा या फिर क्या आप उसकी लैंग्वेज समझ पाएंगे? तो डेफिनेट सी बात है आप उस एक कॉमन नेमिंग में नहीं होने की वजह से एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स उस कॉमन नेमिंग में अलग अलग लैंग्वेज की वजह से समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें स्टूडेंट्स की, एक इंडियन बर्ड है जिसको हम बोलते हैं गौरैया, उसको लंदन में बोला जाता है हाउस स्पैरो, एंड स्पेन में बोला जाता है पार्डल, एंड हॉलैंड में बोला जाता है मुश, एंड जापान में बोला जाता है सुजून। ऐसे ही स्टूडेंट्स सिमिलर तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं कुत्ता, इंग्लिश में उसका होता है डॉग, तमिल में उसको बोलते हैं नाई, एंड बंगाली में बोलते हैं कुकुर। कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ तक देखा गया है कि एक ही कॉमन नेम जो है वो अलग अलग एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि जो केचुआ होता है, ओके, हिंदी में बोलते हैं हम केचुआ, इसके लिए हमको दो अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं, दैट इज अर्थवॉर्म एंड द एस्केरिस। यानी कि अर्थवॉर्म को भी केचुआ बोला जाता है एंड एस्केरिस को भी केचुआ बोला जाता है। तो इस तरीके से हमको प्रॉब्लम देखने मिलती है कि आप दो अलग अलग एनिमल्स को एक कॉमन नेम दे रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स हर एक ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम देने की जरूरत पड़ी। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहीं से जरूरत पड़ी कि कहीं ना कहीं हम उनको साइंटिफिक नेम देना चाहिए, एंड यहीं से साइंटिफिक नेम्स का इंपॉर्टेंस भी बढ़ा। तो चलिए अब समझते हैं कि साइंटिफिक नेमिंग क्या होती है, किस तरीके से नोमेनक्लेचर में इसका इंपॉर्टेंस है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, एंड हर एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे तीन अलग अलग सिस्टम्स दिए गए जिसके थ्रू हम साइंटिफिक नेमिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं इसका पहला टाइप जो है वो है पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सो नोमेनक्लेचर का जो सबसे पहला साइंटिफिक नेमिंग है वो यही था, दैट इज पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर।
इस सिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स के फॉर्म में, यानी कि उसके डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर सके वो साइंटिफिक नेम। ओके, ये जो नेम होते हैं अक्सर उस ऑर्गेनिज्म के सारे ही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल सिस्टम में एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं कैरियोफाइलम, उसका साइंटिफिक नाम दिया गया कैरियोफाइलम सेक्साटिलिस फोलिस ग्रेमिनियस अम्बेलाटिस कोरिम्बिस। ओके, तो ये इतना बड़ा नाम दिया गया एक छोटे से प्लांट्स कोरियोफाइलम के लिए। ओके, अब यहाँ पे हर एक वर्ड का स्टूडेंट्स मीनिंग है। कोरियोफाइलम जो हो गया वो कॉमन नेम हो गया। सेक्साटिलिस का मतलब होता है जो हमको रॉक्स पे यानी कि चट्टानों पे मिलते हैं। फोलिस हो गया ग्रुप में मिलने वाले। ग्रामिनीस हो गया ग्रास यानी घास के टाइप जो दिखते हैं। अम्बेलाटिस हो गया कि ये मेल एंड फीमेल दोनों ही जेंडर में देखने मिलता है। एंड जो कोरिम्बिस है, कोरिम्बिस का मतलब होता है ये ग्रुप में हमको यानी कि क्लस्टर देखने मिलता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का। तो वही इसको डिफाइन करता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कोरिफाइलम जो है वो ग्रो करता है रॉक्स पे, जिसकी जो पत्तियां होती है वो घास के जैसे होती है। एंड इसके फ्लावर्स जो हैं वो अरेंज होते हैं कॉरिम के रूप में, यानी कि एक बेसिकली बोल सकते हैं ग्रुप के फॉर्म में। सो बेसिकली स्टूडेंट्स मैं अगर बात करूं कि इस पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को रिमेंबर रख पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड इवन इनको प्रोनाउंस करने में भी बहुत सारा टाइम लगता है क्योंकि नेम जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं। इस वजह से ये जो नेमिंग है वो बहुत ही यूजलेस फील हुआ बाद में, क्योंकि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज़ बहुत ही कम हो रहा था। तो इसलिए एक नया सिस्टम आया दैट इज बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सो बेसिकली जो पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर था वो बहुत ज़्यादा टफ था, इसी वजह से बायनोमियल सिस्टम हमको देखने मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का जो क्रेडिट है वो जाता है टेक्सोनोमिस लिनेयस को। ओके, हालांकि अगर फैक्ट की बात करें तो ये जो बायनोमियल सिस्टम जो है सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था टेक्सोनोमिस गैस्पर्ड बाउहिन के थ्रू इन द ईयर ऑफ 1623। उन्होंने इसको मेंशन किया था उनकी बुक पिनाक्स में। ओके, बट बाद में इसको अप्लाई किया गया था सबसे पहले बाय द टेक्सोनोमिस लिनेयस के थ्रू, एंड इन सबको मेंशन किया था उन्होंने अपनी बुक स्पेसीज प्लेंटेरम के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, लिनेयस ने बहुत सारा काम किया कि ताकि उनका ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, एंड ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ भी तब जब उन्होंने एक साइंटिफिक बेस प्रोवाइड किया कि किस तरीके से इसमें नेमिंग की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी वजह से इस बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का जो सारा क्रेडिट जाता है वो लिनेयस को जाता है। सो बेसिकली ये जो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है इसके अंदर कुछ रूल्स डिफाइन किए गए थे। चलिए देखते हैं इन दोनों रूल्स को। द रूल नंबर 1, जब कभी भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं तो ये दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं जेनरिक या फिर जीनस नेम, एंड सेकेंड पार्ट को बोलते हैं स्पेसिफिक और स्पेसीज नेम। ओके, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि जो इंडियन बर्ड गौरैया है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसको हम बोलते हैं पासर डोमेस्टिकस। यहाँ पे पासर डिनोट करता है एक जेनरिक या फिर जीनस नेम को, एंड जो डोमेस्टिकस है ये रिप्रेजेंट करता है उसके स्पेसीज के नेम को। ओके, ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है अक्सर जो ये जेनरिक या फिर स्पेसीज नेम होते हैं इसको डिराइव किया जाता है, इट मीन्स लिया जाता है लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज के बेस पे। इसका जो जेनरिक नेम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, एंड बाकी सारे लेटर स्मॉल लेटर्स में ही होते हैं। इवन स्पेसीज नेम भी स्मॉल लेटर्स में ही हमेशा लिखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों ही जेनरिक नेम्स एंड स्पेसीज नेम को जनरली इटैलिक्स में यानी कि टेढ़े अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि बाकी सारे अक्षर सीधे हैं राइट, लेकिन ये अक्षर थोड़े टेढ़े हैं इसलिए इसको बोलते हैं इटैलिक्स में लिखा जाता है। लेकिन जब अगर आप इसको हाथ से लिखना चाहते हैं बाय हैंड रिटन तो उस केस में आपको अंडरलाइन करना पड़ता है इन दोनों ही लैटिन वर्ड्स को या फिर ग्रीक वर्ड्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सेकेंड सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर। चलिए अब देखते हैं थर्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। थर्ड सिस्टम है ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का तो उसमें ट्राइनोमियल मतलब कि 3 वर्ड से मिलकर के बनता है। चलिए समझते हैं कैसा होता है। कभी कभी देखा गया स्टूडेंट्स कि किसी ऑर्गेनिज्म का जब नोमेनक्लेचर किया जाता है तो वहाँ पे 3 वर्ड्स का यूज किया जाता है, एंड ये स्पेशली एनिमल्स के केस में यूज होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि जो मेन होता है, मेन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस सेपियंस। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो ये बताता है जो ये होमो है वो जेनरिक नेम है, एंड जो सेकेंड वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसीज नेम को या फिर स्पेसिफिक नेम को, दैट इज सेपियंस,
एंड जो थर्ड वर्ड है वो आपको दिखाता है सब स्पेसीज को। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम गुड़हल का साइंटिफिक नेम देखते हैं तो वो है हिबिस्कस रोसा सिनेंसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो थर्ड वर्ड है जिसको आप सब स्पेसीज बोल रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है वेराइटी को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।